नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अक्षर ज्ञान नामक इस चैनल पर। आशा है आप सभी इस चैनल से जुड़ जाएंगे और व्याकरण शिक्षण जो प्रारंभ होने वाला है उसको अच्छे से अभ्यास करते हुए समझ जाएंगे। आज का जो हमारा विषय है भाषा, बोली, लिपि, हिंदी भाषा की बोलियां एवं भारतीय भाषाएं। इसके अंतर्गत जो आज मुख्य बिंदु रहेंगे, जो शिक्षण बिंदु हैं, जो आज हम जानेंगे, भाषा के स्वरूप को समझना, भाषा और बोली में अंतर को समझना, लिपि विशेष रूप से हिंदी लिपि का ज्ञान, हिंदी भाषा की लिपि का ज्ञान, हिंदी भाषा के भेद एवं बोलियां जिसके सूत्र बना दिए गए हैं और जो आपने अच्छे से बहुत सरल रूप में आपको समझ आ जाएंगे। भारतीय संविधान में स्वीकृत 22 भाषाएं, इनका भी एक सूत्र बना दिया गया है और ये भी आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे और फिर आपका काम हो जाएगा शुरू, जो है अभ्यास का। चलिए शुरू करते हैं। भाषा क्या है? भाषा संस्कृत भाष धातु से उत्पन्न शब्द है जिसका अर्थ होता है बोलना। जी हाँ, भाषा क्योंकि मूल स्वरूप भाषा का मौखिक रहा है, इसलिए इसका जो ये नामकरण भाषा हुआ है ये भी मौखिक भाषा के आधार पर ही हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों विचारों को व्यक्त करता है। हम अपने भाव, अपने विचारों को जिसके द्वारा, जिस साधन के द्वारा व्यक्त करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसको कहते हैं भाषा। तो हम अपने विचार 3 माध्यमों से पहुंचाते हैं, बोलकर, लिखकर अथवा संकेतों के द्वारा। हालांकि भाषा के 2 मूल स्वरूप मौखिक और लिखित अर्थात बोलकर और लिखकर ही हैं। सांकेतिक भाषा कुछ क्षेत्र विशेष में बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु इसकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। जब हम इसका प्रकार करेंगे तब हम इसको भी थोड़ा समझ लेंगे। भाषा के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है मौखिक भाषा। भाषा का वह रूप जो सबसे पुराना है। जी हाँ, भाषा मौखिक रूप में कई हजारों वर्षों तक संरक्षित की गई, सुरक्षित रखी गई। आपको हैरानी होगी, वैदिक काल से भाषा संरक्षण का माध्यम रही है और गुरुकुलों में जब एक गुरु अपने शिष्यों को पढ़ाते थे तो जब तक लिखित भाषा नहीं आई थी तब तक वो मौखिक रूप से पढ़ाते थे और शिष्य भी एकाग्रचित्त होकर उसको अच्छे से सुन लेते थे और वो आगे अपने शिष्यों को मौखिक रूप में ही ये संपदा, ये संपत्ति सौंप देते थे। इसके अंतर्गत हम अपने विचारों, भावों को बोलकर, गाकर, कहानी कथन के माध्यम से, भाषण आदि के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो भाषा का पहला स्वरूप क्या है? मौखिक स्वरूप। भाषा के प्रकार में दूसरा प्रकार है लिखित भाषा। यह भाषा का मौखिक भाषा की अपेक्षा नवीन रूप है। जी हाँ, क्योंकि सबसे पहले मौखिक भाषा आई है, लिखित भाषा उसका नवीन स्वरूप है जिसने भाषा को संरक्षित किया, भले ही इसका स्वरूप भी हजारों वर्ष पुराना ही है। इसके अंतर्गत मनुष्य अपने विचारों, भावों को लिखकर प्रकट करता है, यथा रामायण, गीता तथा सभी पाठ्य पुस्तकें। तो जब से लिखित भाषा आई है तब से लेकर आज के दिन तक जितना भी लिखित रूप में कार्य हुआ है वो सभी लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। भाषा का तीसरा प्रकार सांकेतिक भाषा। इसके माध्यम से अपने विचारों एवं भावनाओं को बिना बोले आदान प्रदान किया जाता है और संकेतों के माध्यम से दिव्यांग मनुष्यों के लिए यह विशेष लाभकारी है। वो व्यक्ति जो मूक अथवा बधिर की श्रेणी में आते हैं उनके लिए इस भाषा का विशेष रूप से महत्व है, ये उनकी भाषा है। कुछ विशेष परिस्थितियों में सामान्य लोग भी इसका प्रयोग करते हैं। सामान्य लोग कैसे प्रयोग करते हैं? हरी झंडी दिखाकर ट्रेन चलवाना। जैसे एक व्यक्ति हरी झंडी दिखाता है और ट्रेन चालक ट्रेन चला देता है। इसी प्रकार रास्ते में खड़े व्यक्ति द्वारा हाथ हिलाकर बस रुकवाना। ये आपने भी कभी ना कभी किया होगा। रास्ते में खड़े हो और आपने बस, रिक्शा या गाड़ी को रुकवाना हो तो आप उसको हाथ से इशारा करते हैं, तो वो भी किसका स्वरूप है? सांकेतिक भाषा का ही स्वरूप है। तो ये हो गए भाषा के 3 प्रकार। हाँ, इसकी सांकेतिक भाषा की जो हम कह रहे थे कि इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं, वो ये हैं कि जिन्होंने इसका
अच्छे से अभ्यास नहीं किया होता, उनके लिए ये भाषा समझने में बहुत कठिनाई होती है, अथवा वो उसको उसके मूल स्वरूप में समझने में बहुत कठिनता का अनुभव करते हैं। तो ये हो गए भाषा के प्रकार। इसके बाद भाषा और बोली में अंतर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बोली ही शुद्ध, परिनिष्ठित, परिमार्जित होकर भाषा बनती है। भाषा का आदि स्वरूप बोली है और बोली का आधुनिक शुद्ध परिमार्जित स्वरूप ही क्या है? भाषा है। आपने इसको अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिख भी लेना है और इसको अच्छे से समझकर याद भी कर लेना है। तो देखते हैं इनमें क्या अंतर है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा अपने विचार बोलकर अथवा लिखकर प्रकट किए जाते हैं। तो भाषा के पास मौखिक रूप भी है और लिखित भी है, तभी वो भाषा है। परंतु बोली केवल बोलकर भावों का आदान प्रदान करना है, अर्थात बोली में सिर्फ मौखिक भाषा होती है, उसका लिखित स्वरूप नहीं होता है। भाषा के पास अपनी लिपि और व्याकरण दोनों होते हैं। जी हाँ, कोई भाषा तभी कहलाती है जब उसके पास अपनी एक विशेष लिपि हो और अपना व्याकरण हो, और बोली के पास अपनी लिपि अथवा व्याकरण नहीं होता है, अर्थात बोली को लिखित स्वरूप देना कठिन है। हाँ, आपने देखा होगा अखबारों में हरियाणवी बोली के चुटकुले लिखे आते हैं, विशेष रूप से हिंदी अखबारों में। तो वहां पर उसमें जो लिपि प्रयोग की गई है वो कौन सी लिपि है? देवनागरी। और वो हरियाणवी की लिपि नहीं है, वो किसकी लिपि है? हिंदी भाषा की। तो तीसरा, भाषा का क्षेत्र विशाल होता है। यह एक बड़े भूभाग पर बोली और लिखी जाती है। जी हाँ, भाषा का स्वरूप बहुत विस्तृत होता है। एक भाषा राष्ट्रीय भाषा बनने के लिए जो मानकता को जो मापदंड हैं उनको कब प्राप्त होती है? जब उसका क्षेत्र विशाल हो जाए, जब उसको बोलने समझने उसका प्रयोग करने वालों की जो संख्या है वो अधिक हो जाए। बोली का क्षेत्र सीमित है, ये थोड़े से भूभाग पर ही बोली और समझी जाती है। स्थान परिवर्तन होने पर इसके रूप में, इसके उच्चारण में, इसके अर्थ में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन हो जाता है। तो ये हो गया भाषा और बोली में अंतर। इसके बाद है लिपि। लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। ये देखिए, ये जो है ये मिश्र लिपि है, जिसको जो चित्र प्रधान लिपि है, और ये मिश्र भाषा ऐसे लिखी जाती है इस प्रकार से। और ये जो है ये चीनी लिपि है। चीनी लोगों की जो भाषा है वो इस प्रकार से लिखी जाती है। तो अब हम, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हमें हिंदी की लिपि की जानकारी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे सर आपने हिंदी का तो कुछ भी यहाँ पे नहीं रखा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप ये स्पष्ट रूप से समझ लें, हिंदी की लिपि, ये जो भी हमने शब्द यहाँ पर लिखे हैं ये सभी हिंदी की लिपि है, क्योंकि लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह, और ये सभी चिन्ह हैं। हमें इसलिए ये सुगम है क्योंकि हम इनकी जानकारी रखते हैं। हमें पता है कि इस तरह से कि इसका ये जो चिन्ह है ये कैसे पढ़े जाएंगे। तो ये सारा लिखा हुआ हिंदी की लिपि है। तो लिपि का शाब्दिक अर्थ हो गया चिन्ह। मौखिक भाषा को लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और हिंदी की लिपि का नाम है देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी। ये लिपि से संबंधित विषय हो गया। उसके बाद है हिंदी भाषा के भेद एवं बोलियां। मैंने आपको बताया, चूंकि हिंदी कोई भाषा को भाषा की श्रेणी में आने के लिए, और खासकर राष्ट्रीय भाषा की श्रेणी में आने के लिए, तो उसका बहुत विस्तार चाहिए। और कोई भाषा बोलियों से क्योंकि उत्पन्न हुई है, बोली उसका आदि स्वरूप है, इसलिए कोई भाषा अपनी बोलियों को त्यागती नहीं है, उसको छोड़ती नहीं है। इसी प्रकार हिंदी भाषा की भी उपभाषाएं हैं क्षेत्रानुसार। पूर्वी क्षेत्र की पूर्वी हिंदी, पश्चिमी क्षेत्र की पश्चिमी हिंदी, राजस्थान की राजस्थानी, बिहार क्षेत्र की बिहारी, और पहाड़ के इलाके की पहाड़ी। ये सभी उपभाषाएं मिलकर हिंदी को समृद्ध बनाती हैं। तो अब हम इसी के विषय में पढ़ेंगे, हिंदी भाषा के भेद, जो कि उसकी उपभाषाएं हैं जो संख्या में 5 हैं, और इसकी बोलियां जो संख्या में 17 हैं। तो आइए देखते हैं, सूत्रों के अनुसार हम इसको बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। सबसे पहले है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी।
अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और जो आपके लिए मैंने सूत्र बनाया है वो है अब तक 36। अ अर्थात अवधी, ब अर्थात बघेली और 36 अर्थात छत्तीसगढ़ी। तो उपभाषा हिंदी भाषा की पहली उपभाषा हो गई पूर्वी हिंदी, इसका सूत्र हो गया अब तक 36 अर्थात अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। दूसरी उपभाषा हो गई पश्चिमी हिंदी, हिंदी भाषा की दूसरी उपभाषा पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत आने वाली बोलियां खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली और ब्रजभाषा। इसका सूत्र हो गया खड़ी, हरी, कन्न, बूंदे, डाल, ब्रज में। खड़ी है हरी नाम की एक स्त्री, कन्न अर्थात कान में, बूंदे अर्थात बालियां डालकर ब्रज में। तो खड़ी अर्थात खड़ी बोली, हरी अर्थात हरियाणवी, कन्न अर्थात कन्नौजी, बूंदे अर्थात बुंदेली और ब्रज ब्रज भाषा। आपको एक बात ये भी समझ लेनी चाहिए, हिंदी भाषा का आधुनिक स्वरूप पश्चिमी हिंदी से बहुत मिलता जुलता है। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली ही हिंदी भाषा की मानक भाषा के रूप में आ चुकी है। इसका नाम भले ही खड़ी बोली हो लेकिन अब ये भाषा का स्वरूप प्राप्त कर चुकी है, अर्थात हिंदी भाषा का जो आधुनिक स्वरूप हम देख रहे हैं वो खड़ी बोली के बहुत करीब है। तीसरा है राजस्थानी उपभाषा। इसके अंतर्गत आती हैं 3 जो बोलियां, मालवी, मेवाती, जयपुरी। आपके ननिहाल पक्ष को खुश करने के लिए ये सूत्र बहुत ही अच्छा है। मामे की जय, माँ मालवी, मेवाती और जय जयपुरी। तो ये हो गई राजस्थानी उपभाषा की बोलियां। उसके बाद हो गई बिहारी। बिहारी उपभाषा की बोलियां हैं मैथिली, मगही, भोजपुरी। इसका सूत्र बन गया मैम भोजपुरी, मैं अर्थात मैथिली, म अर्थात मगही और भोजपुरी। और तीसरा हो गया जो अंतिम उपभाषा है वो हो गई पहाड़ी। पहाड़ी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली। और पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली के लिए जो सूत्र बना है पहाड़ी को गढ़, गढ़ होता है किला, तो पहाड़ी का जो किला है वो क्या है, पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली। इसका क्षेत्र या उपभाषा हो गई पहाड़ी, क्षेत्र हो गया उत्तराखंड हिमाचल का कुछ क्षेत्र। तो ये हो गई हिंदी भाषा के भेद एवं बोलियां। आपने इसको यथावत अपनी उत्तर पुस्तिका पर अपनी कॉपी पर लिख लेना है और सूत्र सहित इनको अच्छे से याद कर लेना है। ये बहुत आसान है। पूर्वी हिंदी अब तक 36, पश्चिम हिंदी खड़ी, हरी, कन्न, बूंदे, डाल, ब्रज में, राजस्थानी मामे की जय, बिहारी मैम भोजपुरी, पहाड़ी, पहाड़ी को गढ़। इस तरह से आपने इसको याद कर लेना है। अगला है संविधान द्वारा मानित भाषाएं कितनी है, 22। आधुनिक समय तक अब तक संशोधनों के द्वारा, अमेंडमेंट्स के द्वारा जो हमारी भारतीय संविधान ने भाषाओं को मानक स्वरूप दिया है या उनको मान लिया है, उनकी मान्यता को मान लिया है, वो कुल कितनी है, 22। उसके लिए हमने सूत्र बनाया है बावड़े, मामा, काका, सांस उस गुप्त मणि को आसमान में उड़ाते हैं। बावड़े, काका, मामा, सांस उस गुप्त मणि को आसमान में उड़ाते हैं। चलिए देखते हैं इसके अनुसार। ब अर्थात बांग्ला, ब अर्थात बोडो, ड अर्थात डोगरी, म अर्थात मलयालम, दूसरा म मराठी, क कन्नड़, फिर दूसरा क कश्मीरी, स संस्कृत, फिर दूसरा स संथाली, उ उर्दू, स सिंधी, ग गुजराती, प पंजाबी, त तमिल, मणि मणिपुरी, को कोंकणी, आसमा असमिया, न नेपाली, म मैथिली, उड़िया, उड़ उड़िया, तेलुगु, है हिंदी। इस रूप में हम इन सभी भाषाओं को एक सूत्र के माध्यम से इन 22 भाषाओं को याद कर सकते हैं। सूत्र आपके सामने है। बावड़े, मामा, काका, सांस उस गुप्त मणि को आसमान में उड़ाते हैं। और जो भाषाएं हैं वो है बांग्ला, बोडो, डोगरी, मलयालम, मराठी, कन्नड़, कश्मीरी, संस्कृत, संथाली, उर्दू, सिंधी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, मणिपुरी, कोंकणी, असमिया, नेपाली, मैथिली, उड़िया, तेलुगु, हिंदी। आपने इस सूत्र को भी लिख लेना है और इन सभी भाषाओं के नाम लिख करके इनको अच्छे से याद कर लेना है। इस पूरे विषय को आपने अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से उसका अभ्यास करना है। अगर आपको ये अच्छा लगा है, ठीक लगा है, उसकी प्रतिपुष्टि भी आपने कर देनी है, फीडबैक कर देनी है, जिससे मुझे
और अच्छा बनाने में, या अगर इसमें कुछ कमी लगी है तो वो भी आपने बता देनी है ताकि हम इसको आगे से और अच्छा कर सकें। इसी के साथ धन्यवाद।